हेलो स्टूडेंट्स, रोज की तरह आज हम फिर आपके सामने हाजिर हैं फिजिक्स के एक नए टॉपिक के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज अपना जो टॉपिक है वो है मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये जो मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत है डियर स्टूडेंट्स, ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। विद्युत चुंबकीय तरंगें इंटरमीडिएट का जो सिलेबस है उसके फर्स्ट पेपर का लास्ट चैप्टर है और ये चैप्टर एक यूनिट है और इस यूनिट से अर्थात इस चैप्टर से 4 नंबर का आना है, 4 मार्क्स। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से यदि कुछ आता है तो मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। इसके अलावा इस चैप्टर से कुछ नहीं आने वाला है और ये 100% आएगा, 100% की गारंटी है हमारी। 3 नंबर में ये डेरिवेशन आएगा और 1 नंबर में इसके अलावा कुछ। कभी कभी तो 3 नंबर में मात्र ये आरेख बनाने के लिए ही आता है। डियर स्टूडेंट्स, ऐसा होता नहीं है कभी कि मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत ना आए बोर्ड एग्जाम के पेपर में। एक चैप्टर और एक चैप्टर से 4 नंबर का आना और इस डेरिवेशन के अलावा उसमें कोई डेरिवेशन भी नहीं है, इस सिद्धांत के अलावा कोई महत्वपूर्ण टॉपिक भी नहीं है, तो यही आना है। तो डियर स्टूडेंट्स, वादा है हमारा, आज आपके ये 3 नंबर हम बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बिल्कुल पक्के कर देंगे, पूरे कर देंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत है क्या? डियर स्टूडेंट्स, इसे समझाने से पहले हम आपको 2 मिनट थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझाते हैं। आपको भली प्रकार से पता होगा, यदि कहीं पर आवेश स्थित है तो उसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, बहुत ही ध्यानपूर्वक से इस बात को सुनिए। यदि किसी वस्तु पर आवेश है और वह वस्तु स्थित है, उस पर आवेश स्थिर अवस्था में है, तो उस वस्तु के चारों ओर, उस स्थिर आवेश के चारों ओर वैद्युत क्षेत्र होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। लेकिन यही आवेश जब गतिमान पोजीशन में होता है, किसी चालक तार में प्रवाहित हो रहा होता है, तब उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है, अर्थात मैग्नेटिक फील्ड होता है। समझिएगा स्टूडेंट्स, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को जब आवेश स्थित है, स्थिर अवस्था में है, तो उसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब आवेश गतिमान है, जैसे कि जब आवेश गतिमान होता है तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है। आवेश प्रवाह की दर को ही तो विद्युत धारा कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। जब विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होती है कहीं, तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है, क्योंकि विद्युत धारा का प्रवाह का मतलब क्या है? आवेश का प्रवाह। तो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र सही से समझ लीजिए। जब तक आवेश स्थिर है, जी हाँ, जब तक आवेश स्थिर है तो उसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब आवेश गति की अवस्था में है, गतिमान है, तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। डियर स्टूडेंट्स, आवेश प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। जब किसी चालक तार में आवेश प्रवाहित हो रहा होता है, जब किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉन चल रहे होते हैं, तो उसी को बोलते हैं विद्युत धारा प्रवाहित हो रही, बिजली चल रही, इलेक्ट्रिक चल रही, इलेक्ट्रॉनों का चलना बंद, बिजली चली गई, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह चालू, बिजली आ गई। जी हाँ स्टूडेंट्स, विद्युत धारा के आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, और जब आवेश प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा उसी को बोल देते हैं। तब उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है।
वैज्ञानिक ऑरस्टेड ने, जो चुंबकीय क्षेत्र का एक मात्रक भी है, ऑरस्टेड, वैज्ञानिक ऑरस्टेड ने यह बताया कि धारा से, विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। सीधी सी बात है, अभी हम भी बता चुके हैं आपको, जब आवेश प्रवाहित हो रहा होता है तो आवेश प्रवाह को ही बोलते हैं विद्युत धारा, और जब आवेश प्रवाहित हो रहा होता है तब उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, जिसे बी से प्रकट करते हैं, बी से। तो वैज्ञानिक ऑरस्टेड ने क्या बताया कि जब धारा प्रवाहित हो रही होती है, अर्थात आवेश प्रवाहित हो रहा होता है, आवेश प्रवाह की पोजीशन में होता है, तब उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है। ये बात बताई वैज्ञानिक ऑरस्टेड ने। उसके बाद जनित्र के आविष्कारक, जनरेटर, डायनेमो की रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने यह बताया कि परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र से वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ध्यान देने वाली बात है स्टूडेंट्स। ऑरस्टेड ने क्या बताया, धारा से चुंबकीय क्षेत्र, यह बताया ऑरस्टेड ने। माइकल फैराडे ने क्या बताया कि परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र से, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र से वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। देखिए जरा, ये बताया फैराडे ने, माइकल फैराडे। फिर एक बार स्टूडेंट्स समझिए, थोड़ा सा टिपिकल है, टिपिकल कुछ नहीं, अभी सब समझ में आता है। वैज्ञानिक ऑरस्टेड ने यह बताया कि जब किसी तार में धारा प्रवाहित होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत आवेश प्रवाह हो रहा होता है, तब उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, जिसे ए बी वाली कैपिटल बी से प्रकट करते हैं। माइकल फैराडे ने यह बताया कि परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र, ये जो चुंबकीय क्षेत्र होता है यही, कि परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र से वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है, अर्थात परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र से वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब वैज्ञानिकों में ये बहस छिड़ गई कि जब धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है, अकॉर्डिंग ऑरस्टेड, अकॉर्डिंग माइकल फैराडे, इन्होंने बताया कि परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र से वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो वैज्ञानिकों ने यह कहा कि जब परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र से वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है तो समय के साथ परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होना चाहिए। फिर एक बार समझिए, वैज्ञानिक ऑरस्टेड ने यह कहा कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। माइकल फैराडे ने यह कहा कि परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र से वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो दुनिया के सारे वैज्ञानिकों ने यह कहा कि जब परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र से वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है तो समय के साथ परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होना ही चाहिए। लेकिन किसी भी वैज्ञानिक ने आगे आकर इस की पुष्टि नहीं की, इस चैलेंज को स्वीकार नहीं किया। लेकिन जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल जो कि ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा हाँ, यस, ऐसा ही होगा कि परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र से वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है तो समय के साथ परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। और इन्होंने इसका फिर वर्णन किया।
परवर्ती वैद्युत क्षेत्र से क्या चीज? चुंबकीय क्षेत्र। ये बताया मैक्सवेल ने। फिर एक बार समझ लीजिए स्टूडेंट्स, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए इसको समझा रहे। ये हम लीजिए लिख दे रहे हैं, 100% बोर्ड एग्जाम में आएगा ये, 100%। ऐसा हो नहीं सकता है कि ये बोर्ड एग्जाम में ये आरेख, ये चित्र आपको न बनाना पड़े। वादा है हमारा, 100% आएगा। देखिए वैज्ञानिक ऑरस्टेड ने क्या कहा था कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न हो जाता है। माइकल फैराडे ने, जिन्होंने जनरेटर का आविष्कार किया था, ये बताया कि परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र, अर्थात समय के साथ वैद्युत क्षेत्र परिवर्तित हो रहा हो, कि परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र नहीं, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है E। अब दुनिया के सारे वैज्ञानिकों ने यह कहा कि जब धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र से वैद्युत क्षेत्र E उत्पन्न होता है, तो समय के साथ परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होना ही चाहिए। तब ब्रिटिश वैज्ञानिक जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने सन 1865 में ये कहा, यस ऐसा ही होता है कि परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न होता है। और उन्होंने सन 1865 में मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, एक विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत दिया, इसी आधार पर कि परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र से वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। डियर स्टूडेंट्स, जब ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आपको ये आरेख बनाना ही पड़ेगा, और कभी कभी 3 नंबर में ये सिर्फ और सिर्फ आरेख ही आता है। पिछले 20 साल से तो हमने देखा है कि ये 100% आता ही आता है हर पेपर में। इसके अलावा इस यूनिट में, इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं जो 3 नंबर में आए। तो फिर 4 नंबर में इस चैप्टर से फिर और क्या क्या आएगा? यही आना है और 100% आना है। देखिए, जब मैक्सवेल ने ये विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत दिया तो उससे पहले थोड़ा सा ये समझ लीजिए। ये देखिए, इस तरीके से सिचुएशन होती है, लंबवत होती है, और ये अगर है तो ये एक्स अक्ष, वाई अक्ष और ये जेड अक्ष, ये तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। एक्स अक्ष, वाई अक्ष में हमको 90 डिग्री दिखाई दे रहा है। जो जेड अक्ष होता है वो इस तरीके से होता है ऊपर, 3 डायमेंशनल, तो उसको इस तरीके से दिखा देते हैं। तीनों में एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का ही होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैक्सवेल के अब आपको लिखना कितना है इस डेरिवेशन में, यदि बोर्ड एग्जाम में आता है। हमने आपको ये तो साइड की बात समझाई, ये चित्र बनाना है, और अब हम जो बता रहे यहां से लिखना है। जब ये बोर्ड एग्जाम में आएगा तब आपको लिखना होगा कि मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के अनुसार, मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के अनुसार, जब किसी परपथ में उच्च आवृत्ति से विद्युत धारा परिवर्तित हो रही होती है, अर्थात किसी वैद्युत परपथ में प्रवाहित विद्युत धारा में उच्च आवृत्ति से परिवर्तन हो रहा होता है, अर्थात उच्च आवृत्ति में विद्युत दोलन उच्च हो रहे होते हैं, अथवा कोई आवेशित कण त्वरित गति कर रहा होता है,
तो उसकी ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में उत्सर्जित होने लगती है। इन तरंगों को चलने के लिए डियर स्टूडेंट्स माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए इनको विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग संचरण में वैद्युत क्षेत्र E और चुंबकीय क्षेत्र B परस्पर एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ये देखिए, ये वैद्युत क्षेत्र E और ये चुंबकीय क्षेत्र B परस्पर एक दूसरे के लंबवत होते हैं तथा तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। वैद्युत क्षेत्र E और चुंबकीय क्षेत्र B ये दोनों साथ साथ आवर्ती रूप से परिवर्तित होते रहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फिर एक बार समझिए, जब ये बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आपको सबसे पहले ये आरेख बनाना है। प्रश्न में ये सबसे पहले पढ़ना है कि आरेख ही बनाना है या फिर विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत लिखना भी है। यदि आरेख बनाना है तो सिर्फ और सिर्फ इस तरीके का आरेख बनाएंगे। ध्यान रखेंगे, हमने देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र बी बनाया है तो इसमें ये लाइनिंग तिरछी है। अब चुंबकीय क्षेत्र बी ऊपर हो गया, ये परिवर्ती रूप से बदलते रहते हैं, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र बी नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर होगा, फिर नीचे। तो इसकी लाइनिंग हमने तिरछी दिखाई। ये देखिए चुंबकीय क्षेत्र की लाइनिंग तिरछी, फिर ये चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से। जो वैद्युत क्षेत्र ई है वो पहले देखिए ऊपर है, इसकी लाइनिंग सीधी है, फिर नीचे आ गया तो बी इस लाइनिंग इसकी सीधी है, फिर ये ऊपर गया तब भी सीधी। अल्टरनेट चलते हैं, परवर्ती रूप से बदलते रहते हैं। ऊपर वैद्युत क्षेत्र, नीचे चुंबकीय क्षेत्र, फिर चुंबकीय क्षेत्र ऊपर, नीचे वैद्युत क्षेत्र, फिर ऊपर वैद्युत क्षेत्र, नीचे चुंबकीय क्षेत्र, इस तरीके से चलते हैं। तो ये आरेख बनाना है। आरेख बनाने के साथ साथ यदि मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत लिखना भी है तो आपको इतना लिखना डियर स्टूडेंट्स कि मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के अनुसार जब किसी वैद्युत परपथ में प्रवाहित विद्युत धारा में उच्च आवृत्ति से परिवर्तन होता है, अर्थात उच्च आवृत्ति के विद्युत दोलन होते हैं अथवा आवेशित कण त्वरित गति करता है या कोई आवेशित कण त्वरित गति से चलता है, तो उसकी ऊर्जा तरंगों के रूप में उत्सर्जित होती है। जिन तरंगों के रूप में उत्सर्जित होती है उनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए इन तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। इस तरंग संचरण में वैद्युत क्षेत्र E और चुंबकीय क्षेत्र B, देखिए वैद्युत क्षेत्र E और चुंबकीय क्षेत्र B, अगर ये तरंग संचरण x अक्ष दिशा में है तो वैद्युत क्षेत्र E y दिशा में है और चुंबकीय क्षेत्र B z अक्ष पे है, तो ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हो गए। मतलब ये है कि इस तरंग संचरण में विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत में वैद्युत क्षेत्र E और चुंबकीय क्षेत्र B, यानी कि वैद्युत क्षेत्र E चुंबकीय क्षेत्र B एक दूसरे के लंबवत होते हैं, परस्पर लंबवत होते हैं, साथ ही साथ तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। वैद्युत क्षेत्र E और चुंबकीय क्षेत्र B साथ साथ समान कला में परिवर्ती होते हैं, आवर्ती रूप से परिवर्तित होते रहते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए कि इसका मतलब ये होता है कि पहले वैद्युत क्षेत्र ऊपर, फिर वैद्युत क्षेत्र नीचे, फिर वैद्युत क्षेत्र ऊपर, फिर आगे नीचे होगा। यहाँ चुंबकीय क्षेत्र नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, इस तरीके से ये आवर्ती रूप से बदलते रहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैक्सवेल ने फिर ये बताया कि विद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगें अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंगें माध्यम से होकर भी निर्वात में भी चल सकती हैं। मैक्सवेल ने क्या बताया कि विद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती,
अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंगें निर्वात में से होकर चल सकती हैं। मैक्सवेल ने अपने प्रयोगों के आधार पर यह बताया कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगें चलती हैं उनकी चाल जो है वो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, अर्थात प्रकाश की चाल के बराबर। प्रकाश की चाल भी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो मैक्सवेल ने यह कहा कि जो प्रकाश को भी इस तरीके से चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है, और प्रकाश की जो तरंगें हैं, जो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में चलता है, तो उन्होंने बताया कि प्रकाश भी विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। डियर स्टूडेंट्स, बस इतना ही लिखना होगा आपको बोर्ड परीक्षा में जब ये आएगा। ये ध्यान रखना है कि केवल ये आरेख पूछा गया है कि विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत पूरा पूछा गया है। 3 नंबर में आना होता है इसको। हर जब से ये सिलेबस थोड़ा सा चेंज हुआ है तो ये 3 नंबर में आपका ये पक्का है कि ये आएगा। फिर एक बार समझ लीजिए कि मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के अनुसार जब किसी परपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है और प्रवाहित विद्युत धारा में उच्च आवृत्ति से परिवर्तन होता है, अर्थात उच्च आवृत्ति के विद्युत दोलन होते हैं, अथवा कोई आवेशित कण त्वरित गति करता है, तो उसकी ऊर्जा तरंगों के रूप में उत्सर्जित होती है। इन तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अतः ये तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं या विद्युत चुंबकीय तरंगें कहलाएं। विद्युत चुंबकीय तरंग संचरण में वैद्युत क्षेत्र E, इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड मैग्नेटिक फील्ड B, वैद्युत क्षेत्र E और चुंबकीय क्षेत्र B एक दूसरे के लंबवत होते हैं तथा तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र E ये है और चुंबकीय क्षेत्र B ये, और तरंग का संचरण ये है। तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। वैद्युत क्षेत्र E और चुंबकीय क्षेत्र B साथ साथ समान कला में आवर्ती रूप से बदलते रहते हैं। सच्चाई स्टूडेंट ये है कि वैद्युत क्षेत्र E और चुंबकीय क्षेत्र B ये दोनों एक दूसरे का पोषण करते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। परवर्ती वैद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और परवर्ती चुंबकीय क्षेत्र से वैद्युत क्षेत्र, फिर वैद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र से वैद्युत क्षेत्र, इस तरीके से उत्पन्न होते रहते हैं और तरंग का संचरण होता रहता है। वैज्ञानिक मैक्सवेल ने यह बताया कि विद्युत चुंबकीय तरंगें जो हैं इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है, ये निर्वात में होकर भी चल सकती हैं, और निर्वात में इनकी चाल जो है वो मैक्सवेल ने अपने प्रयोगों के आधार पर बताई, वो होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, अर्थात 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जो कि प्रकाश की चाल के बराबर है। अतः मैक्सवेल ने यह बताया स्टूडेंट्स कि प्रकाश भी विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ही चलता है। इसलिए यदि आपसे कोई पूछे कि प्रकाश कैसे चलता है तो आप बताएंगे प्रकाश विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में चलता है। तो स्टूडेंट्स, कैसा लगा आज का ये टॉपिक, हमको कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।